थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक सैनी है और बेसिकली मैं श्री माधोपुर सिक्कर से बिलोंग करता हूँ। और पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया है, सिंपल ग्रेजुएशन किया है। वैसे तो टेक्निकली बीसीए किया है, लेकिन बीसीए जब किया 2011 में, और कंपटीशन के क्षेत्र में लगभग 2015 में मैं आया, तब तक बीसीए में जो पढ़ा लिखा था वो सब कुछ भूल चुका था। तो चीज़ ये कि दिमाग में थी कि कोई ना कोई नौकरी पानी है। ये बातें लगभग मैं बता रहा हूँ आज से लगभग 9-10 साल पहले की बातें हैं। 2025 में बात कर रहे हैं, 2015 में मैं कंपटीशन के फील्ड में आया। और पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि कोई भी जॉब चाहिए। बहुत सारे बच्चे रिलेट कर रहे होंगे मेरे से कि ईओआरओ है या फिर और कोई वैकेंसी है, कुछ आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मिडिल क्लास फैमिली में ये चाहिए कि कोई जॉब होनी चाहिए ताकि घर हमारा चल सके। यही माइंडसेट मेरा था और मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। और 2015 में वैकेंसी आई थी डीएलबी की, स्वायत्त शासन विभाग की। काफ़ी सारी वैकेंसी थी उसमें, ईओ की वैकेंसी भी थी, आरओ की भी थी, एआरआई की वैकेंसी भी थी, जैसा कि सर बता रहे थे। अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है अभी किसी क्वेश्चन का विधानसभा में, तो ये काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई थी। उसमें एक वैकेंसी थी एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, सब जानते हैं। तो क्लर्क का मैंने फॉर्म भरा। रीज़न ये था कि मुझे ये पता नहीं था कि ईओ क्या होता है या आरओ क्या होता है। इवन ये भी मुझे नहीं पता था कि एआरआई या आरआई क्या होता है। तो मैंने एलडीसी का फॉर्म भरा और उसकी प्रिपरेशन करी और फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ। पिछले 9 साल से मैं ये जॉब कर रहा हूँ। बात करते हैं ईओ आरओ की। तो मुझे पहले ये पता नहीं था कि ईओ क्या होता है, जबकि मेरा घर भी जो है वो नगर पालिका क्षेत्र में ही है, लेकिन मुझे कभी डायरेक्ट टच मिला नहीं कि ईओ क्या होता है और क्या पावर्स होती हैं उसकी, क्या उसका कार्य क्षेत्र होता है। लेकिन जब मैं नगर पालिका में पहली बार गया और मैंने देखा कि एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, सेक्रेटरी नगर पालिका का नगरीय निकायों में जो होता है वो क्या होता है, तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि अपन को वो फॉर्म लगाना चाहिए था और ये मुझे तैयारी करनी चाहिए थी। एंड देन कोई नहीं, आगे मैंने जॉब को कंटिन्यू किया। और उसके बाद में शायद पहली वैकेंसी है और कहीं ना कहीं मेरी नज़र थी कि जब भी वैकेंसी आएगी वापस तो मुझे इसका फॉर्म लगाना चाहिए। और अभी तो बाबूजी बन गए, लेकिन ऑफिसर कहीं ना कहीं अंदर ये था कि जन्म हुआ है तो कोई भी मूवी हम देखते हैं, मैं हमेशा मेरे दिमाग में एक बात जरूर शेयर करूंगा आपसे। कोई मूवी हम देखते हैं तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हमें पसंद आता है वो उस मूवी का हीरो होता है। हम कभी भी किसी जूनियर आर्टिस्ट को पसंद नहीं करते, हम हीरो को पसंद करते हैं। और नगर पालिका में बात करूँ तो नगर पालिका का हीरो तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही है, बाकी तो सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं। इसका रीज़न भी ये है कि आप एक डिसीजन अथॉरिटी हैं। मैं बात करूंगा, सर कह रहे थे कि बताना आप थोड़ा कि ईओ क्या है, नगर पालिका में ईओ का क्या काम होता है। तो मैं आपको बता दूं, नगर पालिका में जिस शहर में भी आप पोस्टेड होते हैं, अच्छा पहली बात तो ये है कि डीएलबी स्वायत्त शासन विभाग जो है ना, वो जितने भी शहर हैं राजस्थान में उनका मैनेजमेंट देखता है। आप ये समझिए, उनमें जो भी योजनाएं हैं उनके लिए कार्य करता है। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको सर्व करता है। नगरीय निकायों में, शहरों में आप पोस्टेड होंगे। और क्या ईओ होता है वो बताना चाहूँगा आपको कि ईओ जो है, शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति मतलब वहाँ रहने वाला एक छोटे से छोटा बच्चा और वहाँ रहने वाला सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उसको काम पड़ेगा ईओ से। हम छोटी सी भाषा में कहते हैं कि ईओ जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर एक इंसान के काम में आने वाले व्यक्ति है। तो आप इस बात से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप एक ऐसे ऑफिसर बन सकते हैं कि आप हर एक व्यक्ति को सर्व कर सकते हैं। आपको एक ऐसा मौका मिलेगा कि आप जमीनी स्तर पे शहरों में रहने वाले लोगों को अपनी सर्विस, अपनी काबिलियत से उनको सर्व कर सकते हो। बहुत सारे काम ईओ करता है। सर कह रहे थे कि बताना जरूर कि ईओ क्या करता है, तो मैंने बताया कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे काम ईओ से पड़ने वाले हैं। दूसरी बात, लैंड से रिलेटेड जितने भी काम है वो ईओ से पड़ने वाले हैं। सरकार क्या करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी बनाती है, लेकिन लागू कौन करेगा? लागू गवर्नेंस करती है उसको। और शहरों की अगर मैं बात करूं तो शहरों में उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है। तो आप ये समझिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, आप जितनी भी योजनाएं सरकारें बनाएंगी उनको शहरी क्षेत्र में हर एक व्यक्ति तक, जमीनी स्तर के व्यक्ति तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ईओ करता है। आप प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो वास्तव में जमीनी स्तर से जुड़ करके उस योजना को कितना इंप्लीमेंट कर पाता है। वो योजना, मैं तो ये सीधा सीधा कहूँ कि जो फील्ड में जो वर्क कर रहा है, जैसे कि फील्ड में वर्क करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तहसीलदार है। अगर मैं थाने में बात करूँ, पुलिस में बात करूँ तो एसएचओ है। और शहरों में बात करूँ तो वीडीओ और वीडियो है। गाँव में बात करूँ तो वीडियो और वीडियो है। तो ये जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं जो वास्तविक जो गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। इक्विवेलेंसी की बात करूँ तो इक्विवेलेंट मान सकते हो आप, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ईओ 4th की जो वैकेंसी जो होती है वो सीधी भर्ती से भरी जाती है। बाकी ईओ 2nd, ईओ 3rd और कमिश्नर, ये प्रमोशन की पोस्टें हैं। तो एक बार आप ईओ 4 भर्ती हो, उसके बाद में आपके प्रमोशन कमिश्नर तक होंगे, वो सारे प्रमोशन के ही पद हैं। ईओ 4th इक्विवेलेंट है, मैं मान सकता हूँ कि आप मान सकते हैं तहसीलदार की इक्विवेलेंट है एक पोस्ट। और जब आप प्रमोट होकर कमिश्नर बन जाएंगे तो डेफिनेटली एसडीएम की इक्विवेलेंट पोस्ट रहती है। और जैसा कि हम देखते हैं, जैसे मैंने काफ़ी सर्विस करी, मैं बताऊँ, मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो लगभग मुझे 6 साल हो गए थे। मुझे 6 साल हो गए थे सर्विस में, 6 साल हो गए। और 2015 लास्ट या 16 में शायद मैंने लास्ट किताब जो है पकड़ी थी। उसके बाद में सिलेक्शन के बाद में जॉब में लगे और कुछ कर नहीं पाया। और जब वैकेंसी आई तो माइंडसेट बनाया कि चलो अब फॉर्म अप्लाई करना है। और ईओ ही बनना है, क्योंकि मैंने एक्चुअल में देखा है कि 6 साल की सर्विस में देखा है कि ईओ के पास कितनी पावर है। और ईओ एक डिसीजन अथॉरिटी है। ईओ डिसीजन कर सकता है कि मुझे क्या करवाना है। कंपटीशन से बाहर था और आपको पता है कंपटीशन में तो हर एक साल में कुछ नयापन आ ही जाता है। और स्पेशली कोरोना के बाद में अगर बात करें तो कोरोना के बाद में तो एजुकेशन जो है उसका नक्शा ही चेंज हो गया कि किस तरह से जो आप देख पा रहे हैं। अभी मैं ऑनलाइन ही बात कर रहा हूँ, शायद ये ऑनलाइन का इतना क्रेज था नहीं या इतना ऑनलाइन एजुकेशन थी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं 6 साल से कंपटीशन से बाहर हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा। एक बड़ा सवाल ये था कि जो लोग या जो बच्चे जो फ्रेश हैं, अगर मेरी एज अभी 34 हो गई, जब मैंने शुरू करा था ये ईओ की प्रिपरेशन 31 की एज में था। कुछ बच्चे जो अभी ग्रेजुएट होकर के आ रहे हैं, स्किल्ड हैं, मेमोरी पावर मेरे से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो मेरे से आगे ही होंगे। लेकिन माइंड में एक ही चीज़ थी कि ईओ अगर बनना है, टारगेट अगर ये सेट करा है, गोल अगर मैंने ये सेट किया है, तो लेट चलूंगा भले ही, लेकिन लेट पहुंचूंगा नहीं। और निश्चित रूप से सर ने बताया, दोनों ही बार हम सेलेक्ट हुए। सर रविंद्र जी भी हैं, रणजीत जी भी हैं, पिछली बार के एग्जाम में भी हम सेलेक्ट हुए और अभी भी हम सेलेक्ट हुए। तो लास्ट अगर 3 साल में बात करूँ तो शायद पिछले 50 सालों में 3 साल के अंदर 2 ईओ के एग्जाम क्रैक करने वाले शायद हम ही लोग हैं। तो खैर, लगातार 2 बार क्रैक करिए एग्जाम। इसमें एक बात ये भी है कि ये कोई तुक्का नहीं है।
ठीक है? तो ये हो सकता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लग गया होगा तुक्का, और जब भी आप सेलेक्ट होते हो आपको पता है ये समाज सोसाइटी में बातें होती हैं कि शायद तुक्के से हो गया, ये कैसे हो गया? पॉसिबल नहीं है, वो जॉब करते हुए कैसे सेलेक्ट हो सकता है? या फिर वो तो उसके तो 10th में सेकंड डिवीजन था, ये कैसे पॉसिबल है? या उसमें बाय ग्रेस पास हुआ था वो अपने कॉलेज में, तो पॉसिबल कैसे है? तो ये 2 बार अगर हम कंटिन्यूअसली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो डेफिनिटली ये बात है कि कोई तुक्का नहीं है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ इसकी सब सिलेबस की, तो सिलेबस का आपको पता है, कुछ लोग बात भी कर रहे थे अभी सिलेबस चेंज हुआ तो क्या होगा? चेंज हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि 99.99% पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा। अगर चेंज हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर ही दिया जाएगा। विकास सर ने एक बात कही थी अभी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि सिलेबस जो है इसका बहुत ही नैरो है। जब मैं इसमें सफल हो पाया, ये भी एक रीज़न है कि सिलेबस बहुत नैरो था। आरएस में सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, इसमें सिलेबस बहुत ही छोटा सिलेबस है, नैरो सिलेबस है। उससे क्या हो सकता है कि जो लोग काफ़ी मतलब जॉब प्रोफाइल में हैं और बहुत सारा समय नहीं दे सकते क्योंकि सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट भी कम है और जो भी सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक भी कम है। सिलेबस बहुत छोटा है, आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप एटलीस्ट एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर ही लोगे। और दूसरी एक और बात, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट सर ने बताया कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि पिछली बार 9 महीने दिए थे एग्जाम के लिए। 24 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आया था और ये एग्जाम 14 मई को लगी थी, 14 मई 2023 को लगी थी, लगभग 8 से 9 महीने थे। अभी भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनिटली आपको 7-8 महीने का टाइम तो जरूर दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन आया सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 महीने में एक्चुअल में तैयार हो सकता है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं सर्विस में हूँ, अभी मुझे 9 साल हुए। ऑफिशियल जो लैंग्वेज चलती है, हम ड्राफ्ट जो बनाते हैं, चिट्ठियाँ जो जाती हैं, लेटर जाते हैं, उसमें इस तरह की लैंग्वेज आती है, एक्ट हम पढ़ते हैं, कोई सर्कुलर आता है, उस तरह की लैंग्वेज आती है। लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन, उनके लिए समस्या है कि वो जो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है, वो समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए क्लासेस लग रही हैं रणजीत सर की, मैंने क्लासेस देखी और वास्तव में बिल्कुल उसको लैंग्वेज को अगर एक्ट से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो एक बार क्लास देखें और फिर बेयर एक्ट पढ़ें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि एक बार क्लास देखें, आपको समझ में नहीं आ रहा, कई बार हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, क्या कहना चाह रहा है, उसका भाव नहीं समझ पाते। अगर उसका इंटरप्रिटेशन सही से हो गया एक्ट का तो आप समझ जाएँगे और जब उसको रियल लाइफ में आप उसको अटैच कर लोगे कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, तो डेफिनिटली आप एक्ट को समझ जाओगे। तो एक्ट मतलब रटना नहीं है, आप उसको समझें पहले। और निश्चित रूप से आप कहीं शहर में, गाँव में रह रहे हैं तो आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करें कि ये एक्चुअल में हाँ, ऐसा होता है, हमने देखा तो है एटलीस्ट कि एक्चुअल में ऐसा होता है, इससे सोसाइटी बनती है और सफाई के लिए ऐसा होता है, हर एक चीज़ के लिए, आवारा कुत्तों के लिए हाँ, वास्तव में पकड़ने तो आती है पालिका की टीम कभी-कभी, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्ट में क्या-क्या है। और जब आप समझेंगे एक सरल लैंग्वेज में, आप उसके बाद आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो डेफिनिटली एक्ट का सॉल्यूशन भी एक्ट भी आपको ईज़ी लग जाएगा। बाकी 1 महीने में आप अगर आप डेडिकेशन से पढ़ते हैं तो 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से आप एक्ट को पढ़ सकते हैं, एक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले 2-4 की पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई हाँ, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और डेफिनिटली पूछना चाह रहे होंगे कि भाई ईओ की तैयारी करें, कैसे करें, क्या है, कुछ सिलेबस अलग है और सेकंड पार्ट में थोड़ी दिक्कत है। देखो सबसे पहले तो भाई साहब आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इस वैकेंसी में आपको तैयारी करनी है कि नहीं, पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले चूज़ करें और माइंडसेट करें और कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंट इन द सेंस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपने चूज़ कर लिया कि मुझे करना है, मैं बताऊँ 24 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आया था और मैं जॉब करते हुए कोई साइड बिज़नेस भी कर रहा था और वो संयोग कुछ ऐसा था कि वो साइड बिज़नेस जो है मेरा धीरे-धीरे डाउन हो रहा था। मुझे उसी टाइम पे डिसीजन लेना था कि या तो मुझे ये प्रिपरेशन कर सकता हूँ जॉब के अलावा या फिर मैं ये बिज़नेस जो है मेरा उसको थोड़ा और उठाने के लिए या बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। जब नोटिफिकेशन आया उस दिन से 3 दिन तक लगातार मैंने ये सोचा कि मुझे करना क्या है, मैंने चूज़ किया 3 दिन के बाद में कि मुझे ये जॉब की प्रिपरेशन ही करनी है, मुझे ईओ बनना है। उसके बाद में मैंने उस बिज़नेस को साइडलाइन किया और उसकी तैयारी मैंने शुरू करी। जब तैयारी शुरू करी, आपके माइंड में, आपके दिमाग में और चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा जब आप शादी बारात में जाते हैं तो घोड़ा जो होता है, उसके चारों तरफ ढोल बज रहे होते हैं और घोड़े का मालिक उसके यहाँ पे कुछ लगा देता है, सामने आपने देखा होगा यहाँ कुछ लगाता है ताकि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अगर आप चूज़ कर लेते हैं, आपने सोच लिया तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। उसके बाद में आपको आपका गोल ही दिखाई देना चाहिए। और मेंटरशिप आपको पता है ये प्लेटफॉर्म कैसा है, सिरेमिक एकेडमी डेफिनिटली मैं सर विकास सर को जानता हूँ और काफ़ी टाइम से जानता हूँ। विकास सर की जो शैली है पढ़ाने की, वो मुझे लगता ही नहीं कि वो पढ़ा रहे हैं क्या। वो कभी भी जब मैं इनको स्क्रीन पे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो तो साथ में बैठ के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जब ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनिटली वो बातें बन जाती है और बातें हमेशा याद रहती हैं। लेक्चर याद रही ना रही, बातें हमेशा याद रहती हैं, हमने बैठ के क्या-क्या बातें करी थी। तो पढ़ाने की जो शैली है वो बड़ी